ओके बेटा, आज के दिन जो हमारा जो टास्क है वो हमने डिस्कस करना है बिजनेस केस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को। जब हम ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उसकी प्लानिंग का फेज़ है। प्लानिंग के फेज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है और उसके बेनिफिट्स कितने होते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि जो हम इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं उसमें बहुत आपके टाइम एंड कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। तो उसकी सूरत में आपकी कंपनी को कितना बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जो कौन कौन से बेनिफिट्स एरिया होते हैं जहां से हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले नंबर पे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है, जब आप कॉस्ट को एनालाइज कर लेंगे फिर आप बेनिफिट एरियाज को देखेंगे। ठीक है, तो फिर दोनों के दरमियान एक एनालिसिस का जो है ना वो इन्वायरमेंट बनेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इससे रिटर्न हमें क्या होगा, कंपनी के लिए ये इन्वेस्टमेंट कितनी फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमने ये देखना है कि कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। हमारे पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस, मुख्तलिफ रिसोर्स अवेलेबल होती हैं जिनके थ्रू हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, कॉस्ट का एक गेस लगा सकते हैं बिफोर टाइम। यानी कि हमने जो कॉस्ट हमारे सिस्टम के ऊपर आनी है उसको एनालाइज करना है ताकि हम उसके बेनिफिट्स का एनालिसिस कर सकें। तो दो तरह की कॉस्ट आती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो जो आपने पेमेंट करनी है ना, कैश के थ्रू पेमेंट करनी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि चीज़ें आपको आपके ऊपर एक्सपेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें कोई भी मुबहम चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आके हमें पता चले कि यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है या नहीं हो सकती। सो सबसे पहले हार्डवेयर है। हार्डवेयर डेफिनेटली परचेज़ करना पड़ता है। हार्डवेयर के अंदर हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे इसमें एक्सपेंसिव चीज़ होती है उसके सर्वर्स। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले उस तरह के हैवी सर्वर्स अवेलेबल नहीं होते जो कि एट अ टाइम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एंटरटेन कर सकें और वो ओवरलोडेड ना हो या सर्वर जो है वो डाउन ना हो जाए अंडर द सीवियर प्रेशर। फिर बाज़ जगह पे आपको कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स परचेज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कुछ लोग जो है ना वो मैनुअल काम करते थे लेजर्स एक्सेट्रा के ऊपर, अब आपको उनके लिए कंप्यूटर सिस्टम्स परचेज़ करने पड़ते हैं। सिमिलरली आपको कुछ और इक्विपमेंट्स परचेज़ करने पड़ते हैं, जिस तरह से टेंडर्स का निज़ाम है जहाँ से क्यूआर कोडिंग रीडिंग होती है, जैसा कि आपकी ये जो बारकोड स्कैनिंग है, जैसा कि आपको सिक्योरिटी कैमरास हैं, इस तरह की चीज़ें इक्विपमेंट परचेज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास लोकल एरिया जो इस्टेब्लिश करना है, एक नेटवर्किंग की हम कंसल्टेंसी भी लेते हैं, नेटवर्क का इक्विपमेंट भी परचेज़ करते हैं। ठीक है, आपने स्विचेस परचेज़ करने हैं, आपने गेटवेज परचेज़ करने हैं, आपने राउटर्स परचेज़ करने हैं, वायर्स परचेज़ करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग अपॉन ईआरपी यूज़र्स एंड एस्टिमेशन नंबर्स। ठीक है, हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने यूज़र्स हैं, कितने पीसेस रिक्वायर्ड होंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, क्या आपने उनमें अलग-अलग से सर्वर रखना है और फिर उनको जो आपने कोलैबोरेट करवाना है, या एक ही सर्वर रख के बाकी जगह पे उसके लिंक्स देने हैं। तो सर्वर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, बैकअप का मैकेनिज्म कैसे होगा, सर्वर के ऊपर जो हमारे पास रिडंडेंट एरे बनती है, डिस्क की जो कॉपी क्रिएट हो रही होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो ये आपकी हार्डवेयर है, इसकी कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, बजट अप्रॉक्सीमेशन कैन बी डन वेंडर एस्टिमेट्स। ठीक है, बजट की जो अप्रॉक्सीमेशन होती है वो वेंडर आपको एस्टिमेशन दे देता है। मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे भी एक कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। वेंडर जो होता है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आपको बताता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस साइज़ की है तो आपको इतने सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे, इतनी आपको नेटवर्क के कंपोनेंट्स परचेज करने पड़ेंगे, इतने आपके पास पीसीज अवेलेबल होने चाहिए ताकि आपका सिस्टम एक प्रॉपर फ्लो के अंदर आके काम करना शुरू करे। तो ये हमारे पास हार्डवेयर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेजर सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। जी बेटा, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है। सर आपकी आवाज़ बहुत नहीं सर, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। ओके बेटा, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, नेटवर्क कोई और कनेक्ट कर लेते हैं।
सो बेटा जी ये हमारे पास हार्डवेयर कॉस्ट है। उसके बाद हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है। मेजरली इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और डेटाबेसेस होती हैं। दो चीज़ें हमारे पास मेजर होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस। हमने ये परचेज करनी, जिस तरह से हम विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको क्रैक कर लेते हैं। जब आपने कोई ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करना है फ्रॉम स्पेशलाइज्ड कंपनी, तो आपको ये अपनी दो चीज़ें जो है ना ये परचेज करनी पड़ती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके ERP के लिए सूटेड है वो परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 ये माइक्रोसॉफ्ट से इसकी लाइसेंसिंग गेट करनी पड़ती है जो कि पीरियोडिक होती है। सिमिलरली डेटाबेस आप जहाँ से भी ले रहे हैं, ओरेकल से ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बायर आपको क्या चीज़, जो आपका वेंडर है वो आपका कौन सा टूल सजेस्ट करता है। डिपेंड करता है कि आपका जो वेंडर है उसके सॉफ्टवेयर को कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डेटाबेसेस जो है ना वो सपोर्ट करती हैं। सो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है, इसमें हार्डवेयर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस परचेज करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है ERP एप्लीकेशन लाइसेंस। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो ERP की एप्लीकेशन का लाइसेंस है, ठीक है। तो तीन तरह के जो लाइसेंस जो है ना वो आम तौर पे वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो SAP है ये तीन तरह के लाइसेंस देता है। डेवलपर्स के लिए लाइसेंस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उन्होंने फिर प्रोडक्ट को अपने तौर पे कस्टमाइज़ करना है, और अगेन ये प्रोडक्ट तो जो है ना वो SAP की ही होती है। प्रोफेशनल लाइसेंसेस एंड एंड यूज़र लाइसेंसेस, कंपनी को ये वाले दो लाइसेंसेस ज़्यादा परचेज़ करने पड़ते हैं, और अगर सपोर्ट टीम की ज़रूरत हो तो फिर ये भी लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, गो के लाइसेंस फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूज़र ज़्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स के अंदर बताया है कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स ERP के इम्प्लीमेंट किए गए थे SAP से फैसलाबाद फेस्को के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है करोड़ों रुपए में, वो उसके लाइसेंस होते हैं, किस किस मॉड्यूल का हमने लाइसेंस परचेज़ करना है, ठीक है। और लाइसेंसिंग जो होती है वही ERP की पेमेंट का एक मेथड होता है, ठीक है। तो ERP में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है, जो हमने डायरेक्ट वेंडर को पे करनी है, वो आपकी एप्लीकेशन की फ़ी है, ठीक है। ERP एप्लीकेशन मेंटेनेंस कॉस्ट, हर साल हम उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, उसकी अपग्रेडेशन लेते हैं या उसके न्यू और वर्जन्स को परचेज़ करते हैं, तो ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो आम तौर पे वो 18 से 22% होते हैं किसके, लाइसेंस फीस की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लाइसेंस की फ़ी जो है ना वो 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये हमारे पास 18 से 22 रुपीज़ जो है ना उसके अंदर ऐड होंगे। 118 से लेके 122 तक आपको जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ेगी उसके लाइसेंस की, ठीक है। तो जब हम ये परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस का लाइफ साइकिल जो है ना उसके अंदर उसके अपग्रेडेड वेरिएंट्स भी आते हैं, ठीक है, जिसको वक्त के साथ साथ हम परचेज़ करते हैं। अगर हम उसको परचेज़ नहीं करते तो आपका सिस्टम लेगेसी बन सकता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको उसके साथ 3 से 5 साल का मुआहदा करते हैं, ठीक है, कि हम उसकी मेंटेनेंस लेते हैं 3 से 5 साल की। तो हम 3 से 5 साल का गेस्टिमेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हम गेस कर रहे हैं ना, तो हम हर साल उसके अंदर 20% ऑन दी एवरेज इंक्रीज़ करते रहें। पहले साल जो है ना हमने 20 दिया, अगले साल उसके 120 से आगे उसका भी 20% ऐड कर लेंगे, फिर उसका 20% ऐड कर लें, तो 5 साल का हम यहाँ पे ये गेस कर सकते हैं कि जो इसकी मेंटेनेंस के ऊपर कॉस्ट आनी है वो कितनी आने वाली है। डेफिनेटली मेंटेनेंस जो है वो भी आपकी ERP की लाइफ, जो मेंटेनेंस सपोर्ट लाइफ है उसका पार्ट है, अदरवाइज़ आपका सिस्टम जो है ना वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये कॉस्ट वो जो है आप डायरेक्टली इन कैश पे करते हैं, और ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन के जो आपके इम्प्लीमेंटेशन के चार्जेस हैं उसके 10 से 20%, 18 से 22% के दरमियान होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट है उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस फ़ी। वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे WinRAR इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो चीज़ों को आर्काइव करता है, ठीक है, डाटा को आर्काइव करता है, आपको आर्काइव करने के लिए कोई भी जो टूल लेते हैं उसकी पेमेंट करनी पड़ती है।
जैसा कि आपकी जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो वर्ड और एक्सेल के अंदर होती हैं, तो आप वर्ड और एक्सेल को परचेज करते हैं। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए विजियो लेना है या आयरस लेना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, आप में भी किसी जगह पे इनको स्टडी करेंगे, आप लोगों ने किया हो अभी। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स जो हैं विजियो, आमतौर पे डेफिनेटली ये पढ़ाए जाते हैं प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर या आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो विजियो, प्रोजेक्ट और आयरस वगैरह ये टूल्स आपको परचेज करने पड़ते हैं। यानी कि जो भी आपने अपने ईआरपी सिस्टम के साथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर लगाना है, आपने उसको भी लाइसेंस प्रोवाइड करना है, उसका भी लाइसेंस गेट करना है। वो रजिस्टर्ड फॉर्म में लेना है हमने उसके क्रैक वेरिएंट्स को इस्तेमाल नहीं करना होता। तो जो आपके एक्स्ट्रा टूल्स लगते हैं साथ में, MS ऑफिस हो गया, ये विजियो भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, MS ऑफिस, विजियो और आयरस, प्रोजेक्ट एटसेट्रा, ये हमें चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट भी डायरेक्टली पे करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ये सेकेंडरी है, आपके सॉफ्टवेयर को चाहिए होता है एक एंटीवायरस। लेट्स सपोज हम परचेज करते हैं कैस्पर स्काई एटसेट्रा, आप परचेज करते हैं एंटीवायरस या कोई भी और जो आपके सिस्टम को सपोर्टिव होता है, तो आप उसकी फ़ी पे करते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। इसके बाद कंसल्टिंग सर्विस कॉस्ट, जो हमने थर्ड पार्टी जो सिलेक्ट की थी या सिलेक्ट करने वाले हैं आइंदा फेजेस के अंदर, उसकी कॉस्ट हमने लेनी है। कंसल्टेशन जो है ये आमतौर पे जो जितना हमने ERP इम्प्लीमेंट किया उसका 20% कॉस्ट जो है ना, 15 से 20% कॉस्ट आपकी कंसल्टेशन के ऊपर लग जाती है, ठीक है। हमने कहा कि लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है हार्डवेयर के ऊपर, ERP वेंडर के ऊपर, उसका मेजर पार्ट जो होता है वो आपकी कंसल्टेशन कंपनी लेती है, जो कि थर्ड पार्टी है, ठीक है। उसमें मल्टीपल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती हैं। किस तरह से, एक कंसल्टिंग कंपनी है जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और नेटवर्क की तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदार है, जो कि लैन का सेटअप करती है। दूसरी आपके पास हार्डवेयर वेंडर है, ठीक है, हार्डवेयर के साथ कंसल्टेशन करवाती है, हार्डवेयर वेंडर के साथ। सिमिलरली आपके ERP वेंडर के साथ करवाती है कंसल्टेशन। सिमिलरली आपकी जो ऑडिटिंग कंपनी होती है उनके साथ जो है ना कम्युनिकेशन करवाती है। तो ये 3-4 किस्म की जो है ना कंसल्टेशन चल रही होती हैं। तो इनके ऊपर जो कॉस्ट आती है ये आपके ERP प्रोजेक्ट का 15 से 20% होती है, जो कि एक लार्जर पोर्शन है, ठीक है। कॉस्ट डिपेंड अपॉन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंसल्टेशन कंपनी। ये जो कंपनीज होती हैं इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी रेटिंग होती है। जितनी ज़्यादा टॉप आप रेटिंग लेंगे कंपनी की, उतनी ज़्यादा कंपनी की कॉस्ट आएगी, ठीक है। जितनी आप लोकल कंपनी लेंगे उतना आपके सिस्टम के लिए भी रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो हमने रिस्क फैक्टर को भी कैलकुलेट करना होता है और अपने कॉस्ट को भी देखना होता है। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट पे करनी पड़ती है आपको कंसल्टेशन के हवाले से। सो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट फ्रॉम कंसल्टिंग कंपनी, जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ERP प्रोजेक्ट सपोर्ट फेज़ के अंदर आ जाता है। सपोर्ट फेज़ क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है जो कि ईयर्स के ऊपर मुहित होता है, ठीक है। और हम ये सपोज करते हैं कि जब तक ERP लाइव है तब तक आपका सपोर्ट फेज़ भी लाइव है। उस दौरान आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप क्योंकि अपने कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू ERP से कनेक्टेड होते हैं, तो जब भी आपको कंपनी से कुछ जो है ना वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और इस तरह की कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन साइन करनी होती हैं, तो आप थ्रू कंसल्टेशन कंपनी जो कि आपकी थर्ड पार्टी होती है उसके थ्रू इन चीज़ों को कवर अप करते हैं। तो इसके ऊपर कॉस्ट आती है, इसकी भी मंथली और ईयरली लाइसेंसिंग होती है, कह सकते हैं आप ईयरली कंसल्टेशन फीस होती है, वो हम पे करते हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट माइट बी आउटसोर्स्ड। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि इसको लोकली कर लेती हैं, कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए इसको खुद से करती हैं। लेकिन जो हैवी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सेटअप्स बहुत ज़्यादा हैं और एक जगह पे उनकी कोर टीम जो है ना उसको फोकस नहीं कर सकती, वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी जो है ना वो उनको पेमेंट करते हैं इसकी, ताकि वो ऑल यूनिट्स को कवर अप करती रहें, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल सपोर्ट चार्जेस होते हैं उससे अगर आप उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, जिस तरह से कोई बड़ी कंपनी लेट्स सपोज इंटरलूप है, हम देखते हैं कि 10 ममालिक के अंदर इसके यूनिट्स हैं, तो 10 ममालिक के यूनिट्स के लिए फिर वो क्या करते हैं, अपनी टीम तश्कील देने की बजाय एक्स्ट्रा टीम हायर करते हैं। तो जाहिर है नॉर्मल जो हमारे पास सपोर्ट की कॉस्ट आ रही है कि उससे ज़्यादा आपको आउटसोर्सिंग करने से वो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है वो ट्रैवलिंग की है। ट्रैवलिंग ट्रेनिंग जो
कंसल्टेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग भी हो सकते हैं। उनकी ट्रैवलिंग होती है, उनके होटल एक्सपेंस होते हैं, रेंटिंग आउट ट्रेनिंग रूम्स, मतलब आप होटल्स वगैरह जो है ना वो पर उनके अंदर ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के जो है ना एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर वो आपका एग्जेक्टिव लेवल है तो डेफिनेटली आप कोई टॉप लेवल होटल करेंगे। अगर आपका कोई नॉर्मल या हम कहते हैं एंड यूज़र जो कि लो रैंक के अंदर है, तो उसके लिए आपको फिर भी कोई ना कोई रूम्स वगैरह, कोई ऑडिटोरियम्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं जहाँ पे आप ये ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा वो जो अगर एक जगह पे आपकी ट्रेनिंग टीम है, एम्प्लॉयज़ को लेके जाना है या ट्रेनर्स को लेके आना है, तो दोनों सूरतों में ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है और होटल्स के एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये जो कॉस्ट होती है ना ये वाली ट्रेनिंग की, इसके इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट होते हैं। आगे जाके हम देखते हैं जब एक एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग के ऊपर गया हुआ है तो उस दौरान उसका काम रुका हुआ है, ठीक है, उस दौरान प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उस वजह से डिक्रीज हो रही होती है, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। डायरेक्ट कॉस्ट में ये चीज़ें होती हैं जो आपने कैश पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो ट्रैवलर्स का और ट्रेनर्स का, और आपने होटल्स बुक करने हैं, आपने ट्रेनिंग रूम्स लेने हैं एट्सेट्रा, उसकी कॉस्ट आती है। मोर कॉस्ट इफ द कंपनी हैव लार्जर सेटअप इन डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास शेखुपुरा रोड है, इसके ऊपर कंपनी के 5 यूनिट्स हैं। अब वहाँ पे हर जगह पे तो ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं है, या वहाँ पे हर जगह पे जो है ना वो हॉस्टल्स या लेक्चर रूम अवेलेबल नहीं है। अगर आपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी है तो आप उन सभी को फैसलाबाद या लाहौर किसी बिग सिटी के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ एंड यूज़र नीड टू बी ट्रेंड, अब ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, उतनी देर आपका काम भी रुका रहता है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उनको लेके जाना, उनका खाना, उनकी होटलिंग, उनकी ट्रेनिंग रूम एट्सेट्रा की चार्जेस, ये आपकी कॉस्ट जो डायरेक्ट आप पे कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और इशू आता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्विच करते रहते हैं कंपनीज। नए एम्प्लॉय जिसने भी आना है वो किसी भी कैडर का होगा, जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं होगी आपको जो है ना वो फ्रूटफुल साबित नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है ना, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो हम 2 महीने के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करके उसके बाद हम ट्रेनिंग को वाइंड अप कर देंगे। जैसे जैसे न्यू रिक्रूटमेंट होगी, जैसे नई हायरिंग होगी, नए लोग आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, वैसे वैसे ट्रेनिंग होगी। फिर दूसरा इसका जो दूसरी साइड है, जैसे जैसे लोग प्रमोट होंगे उस लेवल के उनको रोल्स एलोकेट होंगे, उस लेवल की ऑथराइजेशन उनके पास आएगी, तो फिर उस लेवल की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग जो है ना ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट इसके ऊपर आती है वो भी एक कंटिन्यूस कॉस्ट की सूरत में आपके ईआरपी के साथ कनेक्टेड रहती है। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। हमने एक ये जो, क्योंकि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की एक टीम होती है, प्रोजेक्ट के लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, सिस्टम्स चाहिए होती हैं, ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। रेगुलर कॉस्ट ऑफ रनिंग द प्रोजेक्ट दैट इज़ रेंट ऑफ ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट, लैपटॉप लेके देने पड़ेंगे आपको। ये जीरोक्स क्या होता है, किसी को पता क्या होता है जीरोक्स? एनीवन, व्हाट इज जीरोक्स? सर फोटोकॉपीज, फोटोकॉपियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उस ऑफिस के जो है ना सेटअप के लिए परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉस्ट है, जब तक वो टीम काम करेगी तब तक आपको ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कॉस्ट आती हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी पीपल एंगेज ड्यूरिंग डाटा माइग्रेशन। आपने कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स या कुछ ऐसे लोग हायर किए जो कि आईटी स्पेशलिस्ट हैं, वो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम के ऊपर डाटा माइग्रेट करते हैं। फिर हमने जब पिछले चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, हमने मुख्तलिफ जगह पे देखा कि हम ऑडिट करवाते हैं। जब हमने प्रोजेक्ट का चार्टर बनाया था हमने उसका ऑडिट करवाया था, जब हमने ब्लूप्रिंट्स बनाए थे हमने उसका ऑडिट करवाया था, फिर हमने जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी उसको गो लाइव से पहले एक्सटर्नल ऑडिट करवाया था, फिर गो लाइव के दौरान जो हमारी चेंज रिक्वेस्ट आती हैं उनका हम ऑडिट करवाते हैं। तो ये ऑडिटिंग जो होती है ये आपको एक्सटर्नल कंपनी से जब करवानी पड़ती है तो उसका कॉस्ट आती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो है ना ये डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट से हमारा जो आप नेट कैश पेमेंट की सूरत में कर रहे हैं। अब हमारे पास आती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि ये डायरेक्टली पे तो नहीं हो रही, लेकिन ओवरऑल ये जो ना एक्सपेंस, खर्चा और जो लाइबिलिटी बन रही है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बन रही है। तो लाइबिलिटी की फॉर्म में ये भी आपकी कॉस्ट ही होती है,
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट तो पैसे इस सूरत में पे नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल उनका फाइनेंस इसकी वजह से रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट ऑफ देयर रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग रिप्लेसमेंट, गेटिंग द न्यू पर्सन ट्रेंड स्टिल, मतलब आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग अवेलेबल हैं उनकी ट्रेनिंग पे जाना है, तो पीछे से रिप्लेसमेंट बनेगी। जब रिप्लेसमेंट बनेगी आपकी अल्टीमेट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और जब ये सारा काम आप कर रहे होते हैं, रिप्लेसमेंट्स कर रहे होते हैं या न्यू हायरिंग कर रहे होते हैं, जो बंदा डेली बेसिस पे वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है और जो उसकी रिप्लेसमेंट पे आ रहा है, दोनों की परफॉर्मेंस जो है ना वो सेम नहीं होगी। या तो आपका काम रुक जाएगा या लो परफॉर्मेंस और लो क्वालिटी होगा। दोनों सूरतों में कंपनी को फाइनेंशियल इम्पैक्ट लगेगा। ठीक है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आती हैं दोनों सूरतों में। और यही जो है हमारे पास ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन है कि जब ट्रेनिंग होती है या जब ERP इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, कट ऑफ आ रहा होता है, गो लाइव सिचुएशन के ऊपर आपने जाना है, ये यहाँ से कट ऑफ से लेके ऑनवर्ड ट्रेनिंग्स, गो लाइव के ऊपर जो है ना वो हैंड्स ऑन हो जाना, परफेक्टली वर्क कर, ये तकरीबन 1 साल की ड्यूरेशन होती है, जिस दौरान आपकी कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। ठीक है, तो प्रोडक्शन लो हो जाती है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है, क्वालिटी लो हो जाती है, यूज़र सेटिस्फेक्शन लॉस हो जाती है, कस्टमर जो होता है वो आपकी मतलब वो आपका एतबार करना छोड़ता है। ये तमाम फैक्टर्स जो है ना ये आपकी ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन की वजह से हैं और अल्टीमेटली ये आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं ये वाले पॉइंट्स। तो ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्ट आप पे कर रहे हैं थ्रू कैश। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपके फाइनेंशियल मैटर्स को इफेक्ट करती हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रही, इनडायरेक्टली आपका सिस्टम इफेक्ट होता है इस वजह से। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? सो गए हैं? नो सर। बेटा उठ जाए, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। यस सर। बेटा आज हमने क्या पढ़ा है, तो पता है किसी को? स्लीपिंग क्लास, माहम लतीफ़ 1148। यस सर। बेटा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सर रिपीट करना, आपकी आवाज़ नहीं सी आ रही। मैंने कहा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सर NTU में। NTU में पढ़ते हैं। कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं? IT में। बेटा बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप नींद में तो नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लेक्चर में क्या समझ आई, कोई बच्चा नहीं बता रहा। तलहा नसीर बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसमें हमने